बोला जाता है भाई ये जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर चलती है। ये हमारा 0 डिग्री था जब हम नीचे की तरफ बना रहे थे, इधर 30 डिग्री, इधर 30, 60 और 90। इसका मेन रीजन जेट स्ट्रीम का होने का हमारी अर्थ में टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है उसकी वजह से जेट स्ट्रीम निकलती है। और टेम्परेचर डिफरेंस एक मेन कॉज होता है जेट स्ट्रीम को लाने का। और इसे बोला जाता है कि 30 डिग्री के आसपास जहां एयर का नीचे की तरफ होना होता है, इधर लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, इधर लो और इधर वाले में हाई। तो हमें पता है हाई से लो की तरफ विंड चलती है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रोपोस्फीयर में जो अर्थ की ऊपर वाली लेयर है उसे ही कहते हैं ट्रोपोस्फीयर में। जब कन्वर्जेंस होता है ऊपर तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम डेवलप होती है। वहीं इधर वाली साइड जहां यहाँ से 90 डिग्री पे होता है, तो इधर से हाई से लो प्रेशर की तरफ जब विंड जाती है तो यहाँ पर पोलर जेट स्ट्रीम इनका डेवलपमेंट होता है। और जेट स्ट्रीम को समझने के लिए हम लोग एक साइकिल का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं इंडेक्स साइकिल। कि एक साइकिल चलता है जिसके वे में हमें पता चलता है कि भाई जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट कहाँ पे कितना होगा, और उसके बेस पे ही हम लोग जानते हैं कि भाई जेट स्ट्रीम कैसे चलेगी और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो जेट स्ट्रीम को इंडेक्स साइकिल से समझने के लिए हमें एक वेव के बारे में समझना पड़ता है जिसका नाम है रॉसबी वेव। और रॉसबी वेव ऐसे ही चलती है जैसे हमने फ्रंटल साइक्लोन में देखा कि भाई कोल्ड विंड और वार्म विंड दोनों के डिफरेंस की वजह से चीजें क्रिएट हुई, और उसके बाद जब एक एक्टिव हुई तो वार्म फ्रंट बना, जब कोल्ड एक्टिव हुई तो कोल्ड फ्रंट बना, और उसकी वजह से वेदर में कंडीशन चेंज हुई। तो जेट स्ट्रीम के जो इन दोनों पार्ट्स को हम समझ सकते हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और पोलर जेट स्ट्रीम, इसे हम समझ सकते हैं रॉसबी वेव के द्वारा। रॉसबी वेव इस बात की बात करता है इंडेक्स साइकिल, कि हर चीज का एक इंडेक्स साइकिल होता है। और इसके डेवलपमेंट का मेन रीजन टेम्परेचर डिफरेंस होना, जो यहाँ पर भी है और इधर भी है। तो ये बोलते हैं कि भाई इधर से वार्म एयर, इधर से कोल्ड एयर, और जब ये दोनों एयर एक दूसरे से टकराती है तो यहाँ पे फ्रंट बनता है, और इस फ्रंट से ही ओरिजिन होता है इंडेक्स साइकिल का। इंडेक्स साइकिल में कुछ स्टेप होते हैं जो इसमें चलते हैं। सबसे पहला स्टेप जो इसमें होता है कि भाई अभी कोई भी जो विंड है वो एक्टिव नहीं होगी। इधर से कोल्ड वाली आ रही है, इधर से वार्म वाली आ रही है। तो पहले में सारी चीजें बिल्कुल शांत पीसफुल वे में चलेंगी, और अभी एक दूसरे के अपोजिट ये चल रही है और बॉर्डर क्रिएट कर रही है। और दूसरे में क्या होता है कि जो वेव की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और हमने देखा जब वेव की एनर्जी बढ़ती है तो इधर वाले में और इधर वाले में, ये वाली जो वार्म वाली है ये थोड़ी सी जल्दी एक्शन लेती है, और इधर वाली कोल्ड वाली ये थोड़ी सी बाद में एक्शन लेती है। तो ये बोलते हैं जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ एनर्जी रिलीज करते हैं और इसके इंटेंसिटी और इम्पैक्ट धीरे धीरे इनका बढ़ने लग जाता है। लेकिन अभी भी ये एक्टिव नहीं हुई है, बस अभी अपना फ्रंट बना रही है। और तीसरी स्टेज में क्या होता है, अब ये एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है, और जहां पर वार्म एयर एक्टिव होती है, वार्म एयर की वजह से
टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर अगर ज्यादा तो प्रेशर लो होता है, तो लो प्रेशर बनता है। और लो प्रेशर में हमें पता है साइक्लोन चलता है। तो जब भी इस जेट स्ट्रीम की वजह से वार्म एयर एक्टिव होती है इंडेक्स साइकिल में, तो वहां पर साइक्लिक कंडीशन होती है। साइक्लिक कंडीशन मतलब रेनफॉल होगा, वेदर में चेंज होगा, और जब ये कोल्ड वाली एयर इस पे एक्टिव होती है तो उसकी वजह से एंटी साइक्लिक कंडीशन बनती है। एंटी साइक्लिक कंडीशन का मतलब वेदर में कोई चेंज नहीं होगा, वेदर शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा, और यहाँ पे ना कोई रेनफॉल ना कोई विंड, ये सारी चीजें एक तरीके से चलेंगी। और एंड में जब ये सारी चीजें एंड हो जाएंगी तो टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा रेनफॉल उसकी वजह से, और इंडेक्स साइकिल का एंड हो जाएगा। तो इंडेक्स साइकिल के वे में हम लोग सब ट्रॉपिकल और पोलर जेट स्ट्रीम को समझते हैं, जो हमने इसमें देखा। और ये सब किस वजह से होता है? फ्रंट के बनने से। और पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, इन दोनों के बनने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? इंडेक्स साइकिल का होना। और इंडेक्स साइकिल किस वे में होता है? रॉसबी वेव। और रॉसबी वेव कैसे जनरेट होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। वार्म एयर और कोल्ड एयर के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उससे शुरुआत होती है सबसे पहले इंडेक्स साइकिल की। फर्स्ट वाले स्टेप में कोल्ड और वार्म एयर एक दूसरे के अपोजिट जाती है, अभी कोई भी एक्टिव नहीं होती। सेकेंड स्टेज में थोड़ी सी इंटेंसिटी और इनका इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाता है। थर्ड स्टेज में दोनों एक्टिव हो जाती हैं। जहां पर वार्म एयर एक्टिव होती है वहां पे एयर का क्लिमिंग होता है और नीचे लो प्रेशर बनता है। जहाँ पे कोल्ड एयर एक्टिव होती है वहां एयर का क्लिमिंग नहीं होता, डिक्लाइन होता है, वहां पे हाई प्रेशर का बनना होता है। जहां पर लो प्रेशर बनता है वहां पर साइक्लिक कंडीशन, रेनफॉल होगा, टेम्परेचर में भी डिफरेंस आएगा। जहां पर हाई प्रेशर बनता है वहां एंटी साइक्लिक कंडीशन, कुछ भी चीजें नहीं होंगी। और ये टेम्परेचर डिफरेंस खत्म होने की वजह से एंड में इंडेक्स साइकिल एंड हो जाता है। तो ऐसे हम बोलते हैं कि रॉसबी वेव के रूप में हमें दिखाई देता है कि भाई कैसे जेट स्ट्रीम चलता है। और जेट स्ट्रीम हमारे अर्थ के चारों तरफ चलने वाली विंड है, और इससे हमारे टेम्परेचर पर काफी ज्यादा डिफरेंस पड़ता है। एक और चीज कि भाई टेम्परेचर तो डिसाइड करता ही है, जो हमने देखा इसमें कि भाई टेम्परेचर डिफरेंस और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जेट स्ट्रीम को डिसाइड करते हैं। तो अगला हम पहले हमने जाना कि भाई जेट स्ट्रीम क्या होती है, अब हम जानेंगे कि भाई जेट स्ट्रीम को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स। तो सबसे पहला फैक्टर ए नंबर, टेम्परेचर डिफरेंस। और ये टेम्परेचर डिफरेंस कहां पर? ट्रॉपिकल ट्रोपोस्फीयर में। टेम्परेचर डिफरेंस ट्रोपोस्फीयर में जो होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम की स्टार्टिंग होती है। तो टेम्परेचर डिफरेंस, और ये टेम्परेचर डिफरेंस किस किस के बीच? इक्वेटर एंड पोलर। इक्वेटर में हमें पता है टेम्परेचर हाई रहता है क्योंकि सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है इस वजह से, और पोलर में टेम्परेचर कम रहता है। इस वजह से हम देखते हैं जो करंट है इक्वेटर से कहा जाती है? पोल की तरफ, जिससे कि वहां का टेम्परेचर इंक्रीज किया जा सके। और पोल से कहा आती है? इक्वेटर की तरफ, जिससे कि टेम्परेचर डिक्रीज किया जा सके। और जब ये दोनों डिफरेंस क्रिएट होता है तब इंडेक्स साइकिल रॉसबी वेव के रूप में चलता है। तो पहली स्टार्ट होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और दूसरा बी जो कारण है प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट, अलग अलग प्रेशर बेल्ट में जो कंडीशन बनती है उसकी वजह से। जैसे हमने देखा था ऊपर विंड कैसे चलती है? हाई से लो प्रेशर की तरफ। तो ऊपर 30 में इधर लो प्रेशर था, इधर हाई प्रेशर, इधर भी हाई प्रेशर, और इन दोनों के बीच कन्वर्जेंस होने से जो बेल्ट बना, हमने देखा भी था हेडले बेल्ट, और दूसरा फ्रेल सेल।
इनके बीच जो डिफरेंस क्रिएट हुआ प्रेशर में, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ क्या चलती है, जेट स्ट्रीम। और जैसे हमने देखा था ITCZ शिफ्ट होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की लाइट होती है, ऐसे ही जेट स्ट्रीम भी शिफ्ट होता है। गर्मियों के टाइम जेट स्ट्रीम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ ऊपर जाता है और सर्दियों के टाइम कहाँ पे आता है, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आता है। तो जेट स्ट्रीम में शिफ्टिंग होती है किसकी वजह से, प्रेशर बेल्टों में शिफ्टिंग होने की वजह से। तो ये चीज भी याद रखना, मार्च से जून टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जेट स्ट्रीम का भी शिफ्टिंग होता है। दूसरी तरफ सितंबर से दिसंबर जब ये नीचे की तरफ जाता है तो जेट स्ट्रीम भी साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आता है। और हम लोगों ने देखा भी था कि जब भाई टेम्परेचर सन की लाइट 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाती है तो ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी शिफ्ट होता है 23.5 डिग्री के आसपास। और इक्वेटर से सन की लाइट डायरेक्ट ITCZ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। ऐसे ही मार्च से जून के टाइम टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा नॉर्थ में ज्यादा होता है, इसलिए इसका भी शिफ्टिंग होता है। और फिर जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आता है, कैप्रिकॉर्न, तो उसके बाद जेट स्ट्रीम भी नीचे की तरफ आती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये डिफरेंस भी क्रिएट होता है। और ये डिफरेंस किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस हुआ और प्रेशर बेल्ट भी चेंज हुआ, इस वजह से ये सारी चीजें होती। और थर्ड बात, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा है, इसलिए जेट स्ट्रीम के बीच बीच में काफी ज्यादा ब्रेक क्रिएट करता है, मतलब जेट स्ट्रीम को चलने नहीं देता। जेट स्ट्रीम ऐसे चलना चाहती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन बीच में मान लो इंडियन कॉन्टिनेंट आ गया या और भी कॉन्टिनेंट आ गया, वो थोड़ा सा ब्रेक लगा देता है। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत कम कॉन्टिनेंट हैं, इसलिए जेट स्ट्रीम क्लियरली दिखाई देगी किसमें, साउदर्न हेमिस्फीयर में एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसलिए बोला भी जाता है कि जेट स्ट्रीम का अगर आपको ज्यादा इम्पैक्ट देखता है ना, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, क्योंकि वहां पर ओशियन ज्यादा है, तो इसके बीच में कोई बैरियर नहीं है, और बैरियर ना होने की वजह से इसकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज होती है, और इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका इम्पैक्ट भी ज्यादा पड़ता है। और वहां पर अगर किसी को अपना शिप लाना है तो उसमें जेट स्ट्रीम काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करती है। तो जेट स्ट्रीम पर इम्पैक्ट पड़ता है कॉन्टिनेंट का भी। साथ में ही जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हमने देखा, अगर आप मेजर करेंगे कि भाई ऊपर कहां पर टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो एक तरफ 30 डिग्री वाला है जहां पर हमने देखा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इधर जो क्रिएट होता है, इधर से हाई प्रेशर, इधर से भी हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर, ये वाला क्रिएट होता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और दूसरा पोलर जेट स्ट्रीम। लेकिन अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाए और हम मान लेते हैं कि भाई 45 डिग्री सेल्सियस पे जेट स्ट्रीम बनती है, तो अगर आप पोल की तरफ ज्यादा जाओगे ऊपर की तरफ, तो वहां पे बहुत जल्दी -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाएगा। लेकिन इक्वेटर की तरफ से जाओगे तो थोड़ा सा पहुंचने में थोड़ी सी हाइट लगेगी। इसलिए बोला जाता है कि जो पोलर जेट स्ट्रीम है एज कंपेयर टू
ये वेस्टर्ली या सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम की जो हाइट है वो थोड़ी कम होती है, और उसका रीजन टेम्परेचर डिफरेंस नीचे ही हो जाता है, इसलिए उसे ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती। और अगली बात, जेट स्ट्रीम में फ्रंट की वजह से चीजें क्रिएट होती हैं, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स साइकिल। 4 इंडेक्स साइकिल हमने जो देखे, ये इसी की वजह से क्रिएट हुए, क्योंकि इसमें फ्रंट था। और फ्रंट का मतलब जब दो अपोजिट वाली जो वेव है या एयर है आपस में मिलती है, उसी को हम कहते हैं। तो 4 पॉइंट याद रखना, सबसे पहला टेम्परेचर डिफरेंस, दूसरा प्रेशर बेल्ट, और प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होते रहते हैं जैसे जैसे आईटीसी जेट शिफ्ट होता है। थर्ड पॉइंट, जेट स्ट्रीम साउथर्न हेमिस्फीयर में एज कंपेयर टू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ज्यादा स्पीड होती है, ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। उसका रीजन वहां पर कॉन्टिनेंट या लैंड मास का ना होना। डी, फ्रंट की वजह से जेट स्ट्रीम का क्रिएशन होता है। और एक और पॉइंट, जो पोलर जेट स्ट्रीम होती है उसकी हाइट कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस पहले ही नीचे ही बहुत कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। और वहीं इक्वेटर पर या सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम है उसकी हाइट थोड़ी सी ऊंची होती है। और जहां पर जेट स्ट्रीम रहेगी वहां पे हमने एक चीज और देखी थी, साइक्लोन भी नहीं होता। उसका रीजन, जेट स्ट्रीम जैसे चलती है वैसे इसकी तरफ आएगी, तो आपके साइक्लोन का जो सर्कुलेशन है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी। जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो साइक्लोन भी नहीं आएगा। ये हमने देखी वर्ल्ड की कुछ फेमस जेट स्ट्रीम, जिन्हें हम रॉसबी वेव या इंडेक्स साइकिल के थ्रू समझ सकते हैं। अगला कुछ रीजनल जेट स्ट्रीम होती है, जैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये एक रीजनल जेट स्ट्रीम है, और इससे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसको ईस्टर्ली क्यों कहा? हमने जब प्लेनेटरी विंड पढ़ा था तो हमने देखा था 0 से 30 डिग्री के आसपास ट्रेड विंड पड़ती है, और ट्रेड विंड की वजह से इसको हम कहते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ईस्ट से ही स्टार्ट होती है। और इस जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट हमारे ऊपर काफी ज्यादा पड़ता है। और अगला क्या है? पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, रात के टाइम जो जेट स्ट्रीम स्टार्ट होती है। अभी हमने एक देखा था पोलर जेट स्ट्रीम, लेकिन ये पोलर नाइट जेट स्ट्रीम है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये एक रीजनल जेट स्ट्रीम है। तो इस जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट हमें कहाँ दिखाई देता है? इस जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आपने सुना होगा इंडिया में जो मानसून आता है, उस मानसून के आने का एक सबसे बड़ा रीजन ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होना। होता क्या है कि इंडिया का जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है, और साथ में ही इंडिया के जो ऊपर प्लेटू ऑफ तिब्बत है, ऑफ तिब्बत, इस प्लेटू ऑफ तिब्बत में एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। कब? गर्मियों के टाइम। और इस लो प्रेशर की वजह से यहाँ पर ऊपर की तरफ विंड का क्लिम्बिंग होता है, और एयर एंसिस जब करती है ऊपर की तरफ, तो नीचे लो प्रेशर और इधर ट्रोपोस्फीयर में हाई प्रेशर, क्योंकि जेट स्ट्रीम का जो डेवलपमेंट होता है वो ट्रोपोस्फीयर में ही होता है। तो जब ये ट्रोपोस्फीयर में हाई प्रेशर बनता है, उसके बाद इस विंड का नीचे की तरफ आना होता है, और ये विंड इंडिया के इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से होते हुए ऐसे जाते हुए यहाँ पर नीचे की तरफ इक्वेटर को क्रेस करके 0 डिग्री को मेडागास्कर, जो अफ्रीका का एक देश है,
आइलैंड की तरह है। यहाँ पर इस विंड का नीचे की तरफ आना होता है, और जब यहाँ पे नीचे आती है तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर, और इस हाई प्रेशर के बाद ये जो विंड है अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट से होते हुए इधर की तरफ ट्रॉपिकल एरिया की तरफ चलती है, और फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, और फिर उसके बाद जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती है तो कॉरियोलिस बल इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलता है, तो इसे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देता है। और इंडिया में उस टाइम टेम्परेचर हाई हो रहा होता है क्योंकि गर्मियां पड़ती हैं, इस वजह से लो प्रेशर बनता है, और यहाँ पर हाई प्रेशर है तो ये विंड इंडिया की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, और इन विंड की वजह से ही इंडिया में मॉनसून आता है। मॉनसून जो आता है इंडिया में वो कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के ओरिजिन से ही होता है। अगर इंडिया में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम नहीं होती या तिब्बत का जो प्लेटू है वो गर्म नहीं होता तो इंडिया में मानसून नहीं आता। तो मानसून आने का सबसे बड़ा रीजन ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मेडागास्कर में जाना, और मेडागास्कर के बाद इसका डिफ्लेक्ट होकर इंडिया में आना, इसलिए इंडियन मानसून को एक नाम से और जाना जाता है, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून क्यों? मेडागास्कर इंडिया के साउथ में पड़ता है, और ये जो विंड जो आ रही है इसकी डायरेक्शन आप देखोगे ओरिजिन वेस्ट से होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून। तो इंडियन मानसून के आने के लिए जो जेट स्ट्रीम रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। आपसे कई बार एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन क्रिएटेड फॉर साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। तो कुछ एग्जांपल आपको दिए जाएंगे। टेम्परेचर डिफरेंस बिल्कुल मैटर करता है क्योंकि लो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर का करना होता है। साथ में एक और पूछा जाएगा जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट विच इंक्लूड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो याद रखना ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से जो हाई प्रेशर बनता है मेडागास्कर में, उसकी वजह से ही इंडिया में कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट मानसून आता है, और उसका रीजन जेट स्ट्रीम का होना। और इसके बाद ही इंडिया में मानसून की वजह से पूरे देश में रेनफॉल होती है, और एक तरफ ये मानसून अरेबियन सी की तरफ से निकलता है, दूसरा बे ऑफ बंगाल की तरफ से निकलता है, और फिर इंडिया के दोनों तरफ एक तरीके से बारिश करता चलता है। तो ये हमारा एक और जेट स्ट्रीम हुआ जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और जिसमें हम देखते हैं रीजन क्या क्या है। एक सबसे बड़ा रीजन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास तिब्बत का प्लेटू है उसकी वजह से क्रिएट हुआ, और उसके बाद इसका मेडागास्कर की तरफ आना हुआ, इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं इस जेट स्ट्रीम का डेवलपमेंट होता है। अगला जो हमारा है पोलर जेट स्ट्रीम, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। ये कैसे क्रिएट होता है? इस जेट स्ट्रीम का जो क्रिएशन होता है ये होता है जब नाइट में टेम्परेचर डिफरेंस होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है ऊपर की तरफ, स्ट्रेटोस्फीयर का नाम सुना होगा, इधर ट्रोपोस्फीयर, और ऊपर वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। और इस स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपने सुना होगा सारे जो एरोप्लेन हैं या कोई भी चीज जो एयर में चलती है, या हम लोग मिसाइल छोड़ते हैं, या इसरो का कोई मिशन हो, वो सब स्ट्रेटोस्फीयर से होते हुए जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर से क्यों? क्योंकि इसमें वेदर कंडीशन में चेंज नहीं होता, यहाँ पे क्लाउड नहीं होते, और क्लाउड ना होने की वजह से कहीं ना कहीं प्लेन को चलने में आसानी होती है। क्लाउड होगा या बिजली चमकेगी तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगी। तो इस स्ट्रेटोस्फीयर में एक खास बात, वैसे हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फीयर में कि भाई टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो कम होता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में बिल्कुल उल्टा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। और जब इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसके बाद नाइट के समय
इधर वाली में टेम्परेचर कम है, उधर वाली में टेम्परेचर ज्यादा है, तो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से टेम्परेचर का ट्रांसफर होता है, और टेम्परेचर के ट्रांसफर होने की वजह से फ्रंट बनता है, क्योंकि एक तरफ ज्यादा टेम्परेचर एक तरफ कम, और इस फ्रंट से ही कहीं ना कहीं पोलर नाइट जेट स्ट्रीम का डेवलपमेंट होता है। तो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम नाइट में स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बनती है, और कई बार ये जो हमारे वेदर है ट्रॉपिकल ट्रोपोस्फीयर में, उसमें कहीं ना कहीं कई बार चेंज लाने में होता है। तो ये डिस्टरबेंस ला सकती है, जैसे हमारे यहाँ वेदर होता है या अचानक जो रेनफॉल होती है, उसका रीजन इस पोलर नाइट जेट स्ट्रीम से होता है, और हमारे वेदर की कंडीशन में भी चेंज हो सकता है इस जेट स्ट्रीम की वजह से। सर्दियों के टाइम टेम्परेचर डिफरेंस और ज्यादा होता है, तो सर्दियों के टाइम पोलर नाइट जेट स्ट्रीम और ज्यादा चलती है। ये कुछ रीजनल जेट स्ट्रीम थी जो पूरे वर्ल्ड में एक सी नहीं चलती, कुछ जगह चलती है, तो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपका जेट स्ट्रीम वाला जो टॉपिक है वो एक तरीके से खत्म हुआ होगा। और यहीं पे एक चीज आती है, कंडीशन कुछ लोग दिखाते हैं कि भाई कुछ ऐसा हो सकता है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और जो फ्रैक्शनल फोर्स है, जो कॉरियोलिस फोर्स लगता है, उसकी वजह से पैरेलल विंड चलने लग जाए, जिसे हम कहते हैं जियोस्ट्रॉपिकल विंड। देखो नॉर्मल कंडीशन हमने ये पढ़ा है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो परपेंडिकुलर लगता है। इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने 2023 में ही पूछा था एमसीक्यू में कि भाई सब ट्रॉपिकल विंड या ऐसी विंड कौन सी होती है जो एक तरीके से बैलेंस करती है दोनों टेम्परेचर। तो नॉर्मल कंडीशन हमने ये पढ़ा है कि जब लैटिट्यूड वाली जो लाइन है इनसे परपेंडिकुलर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स चलता है, ये हमने नॉर्मली सुना है। लेकिन हमें पता है कॉरियोलिस फोर्स इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा राइटवर्ड झुका देता है, तो कॉरियोलिस फोर्स से ये x1 की तरफ चला जाता है। लेकिन साथ में ही बोला जाता है कॉरियोलिस फोर्स के अलावा हमारी अर्थ पर फ्रैक्शन फोर्स चलता है। तो क्या फ्रैक्शन फोर्स से कॉरियोलिस बॉल को बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर नहीं लाया जा सकता? तो ये बोल रहा है जो x1 है ये x2 की फॉर्म में बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाए, और अगर कॉरियोलिस फोर्स को फ्रैक्शन फोर्स न्यूट्रलाइज कर देता है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं कि भाई ये कंडीशन जियोस्ट्रॉपिकल विंड की हो गई। मतलब जियो के बिल्कुल अर्थ के सरफेस पर स्ट्रॉपिकल विंड चल रही है। लेकिन ये कंडीशन एक आइडियल कंडीशन है, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि नीचे की तरफ सरफेस में फ्रैक्शनल फोर्स इतना ज्यादा हो कि वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कॉरियोलिस फोर्स को कहीं ना कहीं बिल्कुल पैरेलल कर दे, क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स अपना लगाएगा और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन इसको कई बार जाना जाता है कि भाई जो ट्रॉपिकल विंड, ये सारी चीजें क्रिएट हो सकती हैं अर्थ पर अगर एनवायरनमेंट अनफेवरेबल हो उस टाइम, और बिल्कुल पैरेलल विंड चल सकते हैं। ऐसा हमें कभी कभार ओशियन की तरफ दिखाई देता है, लेकिन वरना बहुत कम रीजन होता है कि ये विंड चले। तो इस विंड को हम क्या कहते हैं? जो स्ट्रेफिकल विंड, जो सरफेस के साथ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आ जाता है, उसी को हम कहते हैं जो स्ट्रेफिकल विंड। तो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था यही पूछा था, व्हेन फ्रैक्शनल फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज न्यूट्रलाइज्ड विद ईच अदर व्हिच टाइप ऑफ विंड इज कॉल्ड। तो उसका नाम था जियोस्ट्रेफिकल विंड। उसने बहुत सारे नाम दे दिए थे, ट्रेड विंड, ट्रॉपिकल विंड, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विंड, और अगला दिया था जियोस्ट्रॉपिकल विंड। तो जियोस्ट्रॉपिकल विंड एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है, लेकिन ये आइडियल कॉन्सेप्ट है, ऐसा होना बहुत कम पॉसिबल है।
ऐसी चीजें हमारे अर्थ के आसपास बहुत कम होती हैं और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो ट्रॉपिकल विंड आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो अब आपने ये सारी चीजें, आप टेम्परेचर जान चुके हो, प्रेशर जान चुके हो, साथ में ये भी जान चुके हो कि भाई जेट स्ट्रीम क्या होता है। तो इन सब के मिलने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, वर्ल्ड का क्लाइमेट। देखो वेदर जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन होती है, लॉन्ग टर्म की नहीं होती। विद इन 1 ईयर किसी लैंड मास का या किसी ओशियन का रेनफॉल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। और जब हम बहुत बड़े टाइम पीरियड को 10 साल 20 साल को लेते हैं तो उसे किसी एरिया का क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट थोड़ी सी बड़ी वाली डेफिनेशन है और इसी के बेस पे हमें वर्ल्ड में कुछ क्लाइमेट रीजन दिखते हैं जहां पर वो सारी चीजें दिखती हैं। और क्लाइमेट रीजन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो है आइडियल सिचुएशन कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ रीजनल जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं चेंज कर देते हैं। जैसे इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, लेकिन हमारे यहाँ मानसून की वजह से कुछ चेंज होता है। आइडियल क्लाइमेटिक रीजन। और दूसरा रियल क्लाइमेट रीजन। रियल में क्या होता है और आइडियल सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए थी, ये हम दोनों चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले आइडियल में जो नीचे वाला पार्ट आता है, हमारे अर्थ के नीचे वाला जो पार्ट है 0 से 10, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ दोनों में। यहाँ पर हमें पता है कि भाई सन की जो लाइट है डायरेक्ट पड़ती है और पूरे साल यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है। और इस टेम्परेचर हाई रहने की वजह से ही यहाँ पर लो प्रेशर का डेवलपमेंट होता है। और हमें पता भी है कि भाई जब एवेपरेशन होगा टेम्परेचर हाई होने की वजह से, तो यहाँ पे रेनफॉल भी होगी। तो आपको 2 PM के बाद डेली यहाँ पे रेनफॉल दिखाई देती है। इस वजह से रेनफॉल की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से ये वाला जोन है हॉट एरिया कहलाते हैं, हॉट ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल का मतलब ही होता है जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो। इस वजह से इस क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, क्योंकि इक्वेटर के पास पड़ता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो जहां जहां से इक्वेटर लाइन जाती है उसी को हम कहते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट। और यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर, डेली रेनफॉल, तो इस वजह से यहाँ पे जो फॉरेस्ट बनते हैं वो बनते हैं एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसीलिए इस एरिया को हम एक नाम और दे देते हैं एवरग्रीन क्लाइमेट। जहां पर हमेशा वेजिटेशन रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, एवरग्रीन क्लाइमेट। तो वर्ल्ड के 0 से 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ में हाई टेम्परेचर, सन की लाइट ज्यादा पड़ने की वजह से, और हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर, और लो प्रेशर की वजह से विंड की क्लम्बिंग होती है और उसकी वजह से क्लाउड बनते हैं। और 2 PM के बाद डेली बारिश होती है जिसके कारण एवरग्रीन फॉरेस्ट बनते हैं। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन जो है वो हमारा बनता है। और ये जहां जहां पर इक्वेटर होगा वहां वहां पे आपको दिखाई देगा। जैसे अफ्रीका से इक्वेटर जाता है, साथ में नीचे वाला जो पार्ट है ब्राजील, अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपने सुना होगा, वहां पर एक तरीके से बनता है। और फिर एशिया में आप देखेंगे इंडोनेशिया, इंडिया का अंडमान निकोबार वाला पार्ट, ये सारा जोन इसी जोन में आता है। तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, जैसे साउथ अमेरिका में अमेज़न बेसन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, वर्ल्ड का लंग्स उन्हें कहा जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहाँ पे, वहां। और कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो एक रिवर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कहाँ पर, अफ्रीका में।
तो अफ्रीका के जो सेंट्रल पार्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहीं से कॉन्गो या जेरे नदी निकलती है। तो उस नदी का जो क्लाइमेट है वो भी किसमें पड़ता है, इसी में पड़ता है। और एशिया में आप इंडोनेशिया, इंडिया का पार्ट, अंडमान एंड निकोबार, ये सब इस जोन में आता है। इससे आगे वाले जोन में हम जब जाते हैं 10 डिग्री से ऊपर की तरफ, तो 10 से 30 डिग्री के आसपास हमें दिखाई देता है नॉर्थ एंड साउथ। यहां पर हमें 3 सब पार्ट डिवाइड दिखाई देते हैं, वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। सबका जो अलग अलग जोन या क्लाइमेट बनता है। जो ईस्टर्न पार्ट है, यहां पर आपको मानसून क्लाइमेट दिखाई देगा, मानसून क्लाइमेट। और मानसून क्लाइमेट किस वजह से बना, अभी हमने पढ़ा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से यहाँ पर एक रीजनल फेनोमेना क्रिएट होता है जो मानसून विंड आती है। और मानसून का मतलब ऐसी विंड जिनके पास रेनफॉल करने की पॉसिबिलिटी होती है, और ये रेनफॉल करके इस एरिया में कहीं ना कहीं क्लाइमेट को ऐसा बनाती है कि यहाँ पर गर्मियों के टाइम जो सीजन होता है वो थोड़ा कैसा हो जाता है, ह्यूमिडिटी वाला हो जाता है। जैसे इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है कि भाई गर्मियों के टाइम इंडिया में मानसून होने की वजह से हमारे क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, और इस ह्यूमिडिटी होने की वजह से ही हमारा क्लाइमेट थोड़ा सा हमारी क्रॉप के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो मानसून सीजन ईस्ट साइड में पड़ता है किसी भी कोस्ट के, और इंडिया, अफ्रीका के, एशिया के, या आप कह सकते हो मेडागास्कर और अफ्रीका से ईस्ट में पड़ता है, इसलिए इंडिया में मानसून क्लाइमेट होता है। तो ये वाला एरिया क्या है, मानसून क्लाइमेट, और इसे एक और नाम से हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट, क्योंकि ईस्ट साइड पड़ता है तो इसलिए इसे हम कह देते हैं ईस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट, ईस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट। और ये कंडीशन एक तो इंडिया में तो है ही, और भी कुछ कंट्रियां हैं उनमें भी क्रिएट होती है, लेकिन ज्यादा कंट्रियां नहीं है। जैसे इंडिया में क्रिएट होता ही है हमारे देश में, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर ये कंडीशन आपको दिखाई देगी। तो इंडिया, साथ साथ आप भी बनाते जाना, ये काफी हेल्पफुल होगा। इंडिया एंड ईस्ट एशियन नेशन, जहां आसियान हमने पढ़ा था वहां पे भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत देखेगा, तो इसीलिए इसको ईस्ट कोस्टल क्लाइमेट, ईस्ट कोस्टल क्लाइमेट। अब इस वाले जोन में 10 से 30 डिग्री हमें दिखता है ट्रेड विंड, और ट्रेड विंड की खास बात कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है, और जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये ट्रेड विंड चलेगी तो कहीं ना कहीं ईस्ट से वेस्ट की तरफ आने में रेनफॉल कम होगा, और रेनफॉल कम होने की वजह से ही यहाँ पर बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो क्लाइमेट बनता है उसे हम कहते हैं सवाना, जहां पर थोड़ा सा कम एक तरीके से रेनफॉल होता है एज कंपेयर टू ईस्टर्ली। और क्योंकि ये अफ्रीका के सूडान वाले इस एरिया में ज्यादा पड़ता है, इसलिए इसे सूडान क्लाइमेट भी कहते हैं। जैसे मानसून को हमने इंडियन क्लाइमेट कह दिया, ऐसे ही इसको हम कहते हैं सूडान क्लाइमेट। और यहाँ की खास बात, रेनफॉल थोड़ा कम होता है, और सूडान में आपको ग्रास, घास, साथ में कुछ प्लांट ये दिखेंगे। और इससे आगे की तरफ वेस्ट साइड रेनफॉल और ज्यादा कम हो जाता है, तो इसलिए डेजर्ट क्लाइमेट,
और इसी वजह से अर्थ के वेस्टर्न पार्ट में 10 से 30 डिग्री के आसपास आपको वर्ल्ड के कुछ फेमस डेजर्ट जो है वो देखेंगे। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे थार डेजर्ट, कहाँ पे? वेस्ट साइड, और ज्यादातर किस एरिया में पड़ता है? राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ पे साथ में लिख लेना थार डेजर्ट। ये एग्जाम्पल है जो एक तरीके से क्रिएट होते हैं रेनफॉल ना होने की वजह से। तो ये जो क्लाइमेट है ये इसी वजह से होता है क्योंकि वहां पर रेनफॉल कम होती है, और उसी को हम कहते हैं डेजर्ट। और डेजर्ट का मतलब ही होता है जहां पर पूरे ईयर में 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल हो। तो ये तीन जो जोन है हमें कहाँ पे दिखते हैं? 10 to 30 में। ईस्ट पार्ट में जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है उसे कहते हैं मानसून क्लाइमेट, और इसका एग्जांपल इंडिया और ईस्ट एशियन कंट्री। फिर उससे थोड़ी सी कम जो बीच वाले सेंटर में होता है उसे हम कहते हैं सवाना या सुडान क्लाइमेट, जहाँ पे आपको कुछ ग्रास दिखेंगी, साथ में कुछ प्लांट दिखेंगे। और इससे ऊपर वाला जो एरिया है उसके भी 3 ब्लॉक होते हैं, और इसे हम कहते हैं 30 to 45। और इस वाले में जो हमने 10 से 30 या 0 से 10 वाला है पूरा एरिया, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, क्योंकि ज्यादातर टाइम ईयर के यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल कहते हैं। लेकिन 30 से 40 वाले में थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं टेम्परेट क्लाइमेट, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो। और यहाँ पर एक ऐसा जोन मिलता है जहां पर मानसून की भी कंडीशन है और साथ में ऊपर वाला जो क्लाइमेट है उसकी भी कंडीशन है। और ये वाला क्लाइमेट इंडिया के जस्ट ऊपर जो कंट्री है चाइना में ज्यादा मिलता है, इसीलिए इसे चाइना क्लाइमेट भी कहते हैं, चाइना क्लाइमेट जोन। क्योंकि चाइना में ज्यादा मिलता है इसलिए इसको चाइना क्लाइमेट जोन हम लोग कहते हैं। और सवाना से जस्ट ऊपर जो थोड़ा सा एरिया मिलता है उसे हम कहते हैं स्टेपी, स्टेपी क्लाइमेट जोन। स्टेपी क्लाइमेट जोन की खासियत, यहाँ पर आपको कुछ ग्रास लैंड, घास के मैदान दिखेंगे, और यहाँ पर बहुत कम पेड़ दिखाई देते हैं या पेड़ नहीं होते। जैसे आपने सुना होगा पंपास, पंपास जब हम नॉर्थ अमेरिका का मैप कर रहे थे तो उसमें हमने देखा भी था पंपास। पंपास घास के मैदान है जो स्टेपी वाले एरिया में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल और कम होता है और प्लांट के लिए इतना पानी नहीं होता कि वो डेवलप हो पाए, और साथ में टेम्परेचर भी कम होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर भी चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे चाहिए। अगला जो इधर वाली वेस्ट साइड जो होता है मेडिटेरियन सी, जो यूरोप में पड़ता है, वहां पर एक क्लाइमेट मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं मेडिटेरियन सी क्लाइमेट। और इस क्लाइमेट की खास बात क्या है, यहाँ पर जो गर्मियां हैं वो काफी ज्यादा ड्राई रहती हैं, मतलब सूखा पड़ता है, रेनफॉल नहीं होती। लेकिन सर्दियों में यहाँ पे काफी ज्यादा रेनफॉल होती है, और सर्दियों में रेनफॉल होने की वजह से मेडिटेरियन क्लाइमेट में फ्रूट इंडस्ट्री का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और ये मेडिटेरियन यूरोप के आसपास पड़ता है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा फ्रूट है, तो उस फ्रूट का उपयोग ये लोग करते हैं वाइन इंडस्ट्री को डेवलप करने में। तो आपने सुना होगा यूरोप में और मेडिटेरियन जो ओशियन है उसके आसपास वाइन इंडस्ट्री काफी ज्यादा है। वो लोग कोल्ड ये ड्रिंक जो है ये काफी ज्यादा बनाते हैं, और उसका रीजन इनके पास फ्रूट की अवेलेबिलिटी है और फ्रूट काफी ज्यादा डेवलप होते हैं। कोई भी फ्रूट आप ले लो, चाहे आप ग्रेप्स ले लो, एप्पल ले लो, वो सारी चीजें इनके क्लाइमेट में बहुत जल्दी डेवलप होती है, क्योंकि फ्रूट को क्या चाहिए? ह्यूमिडिटी चाहिए, और सर्दियों के टाइम सबसे बेस्ट इनके लिए क्वालिटी वाला वो बनता है। तो यहाँ पर सारी वाइन इंडस्ट्री
इस मेडिटेरियन क्लाइमेट के आसपास डेवलप है। तो ये किधर मिलता है? वेस्ट। और यहाँ पर देखो बारिश क्यों हुई सर्दियों में? क्योंकि वेस्टर्ली जो जेट जो है क्लाइमेट है उसका फर्क पड़ता है। वेस्टर्ली विंड की डायरेक्शन कैसे होती है? वेस्ट टू ईस्ट। तो वो सर्दियों के टाइम आती है, क्योंकि हमने देखा था ITC-Z शिफ्ट होता है। तो ITC-Z शिफ्ट होने की वजह से जब नीचे की तरफ क्रॉप कैप्रिकॉर्न पड़ता है तो 45 से 30 के बीच में आपको वेस्टर्ली जो विंड है वो दिखाई देगी। इस वजह से यहाँ पे उसके बाद 45 से 60 वाला जो जोन है वहां पे भी हमें कुछ तीन ही क्लाइमेट दिखाई देते हैं, और इन तीन क्लाइमेटों में भी कुछ चीजें अलग अलग होती हैं। ये भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। 45 से 60 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर और कम हो जाएगा, और इस वाले जोन को हम कहते हैं कूल, थोड़ा ठंडा वाला एरिया। ये सब ट्रॉपिकल वाला था, जो चाइना वाला ये देखा 30 से 45 टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है लेकिन इतना भी नहीं बढ़ता। और इस चीन के ऊपर जो ऊपर वाला एरिया है ये होता है लॉरेंसियन। आपने सुना होगा लॉरेंसियन प्लेस रसिया में है, और रसिया वाले एरिया में ये वाला जोन ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे लॉरेंसियन। और साथ में ही ग्रेट लेक्स जो हमने देखी थी नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और USA के बॉर्डर पर, उस एरिया में भी कहीं ना कहीं ये सारा जो क्लाइमेट है वो बनता है। इसके बाद स्टेपी के ऊपर जो बीच वाला इनका होता है साइबेरियन साइबेरियन क्लाइमेट। और साइबेरियन क्लाइमेट के बारे में आपने कभी ना कभी क्रिसमस ट्री देखा होगा। तो क्रिसमस ट्री जहाँ पे मिलते हैं उसी जोन को हम कहते हैं साइबेरियन क्लाइमेट। यहाँ पर बहुत सॉफ्ट वाले प्लांट होते हैं, हल्का सा भी आप पकड़ोगे तो तुरंत टूट जाएगा, और इसलिए यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि पेपर बनाने के लिए हमें बहुत सॉफ्ट वाला जो प्लांट है वो चाहिए। तो यहाँ पर साइबेरियन क्लाइमेट में पेपर इंडस्ट्री काफी ज्यादा डेवलप है। और इसके बिल्कुल साइड में जो हमारा पड़ता है वहां पर ब्रिटेन में ज्यादा पड़ता है, इसलिए उसे कहते हैं ब्रिटिश क्लाइमेट। और ब्रिटिश क्लाइमेट की खास बात, यहाँ पर गर्मियों के टाइम भी बारिश होती है, सर्दियों के टाइम भी बारिश होती है, और उसका रीजन पूरे साल इस एरिया में वेस्टर्ली जो विंड है उनका इम्पैक्ट होता है। और वेस्टर्ली विंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है, इसलिए ब्रिटेन में आप सुनेंगे कि भाई डेली यहाँ पे बारिश होता रहता है। दो जगह हमने डेली बारिश देखा, एक तो सबसे नीचे जो हम इक्वेटर में देख रहे थे वहां पे देखा, और इक्वेटर में बारिश होने का रीजन कि भाई वहां पर टेम्परेचर हाई है, इवेपोरेशन डेली होता है। और ब्रिटिश वाले जोन में जो बारिश हो रही है उसका रीजन वहां पर वेस्टर्ली जो विंड है उनका है। ये वेस्टर्ली विंड ओशियन से फ्रंटल रेन के रूप में बारिश करती हैं, कोल्ड और वार्म विंड आपस में मिलती है, और ब्रिटिश क्लाइमेट का डेवलपमेंट होता है। और 60 से 90 वाला जो जोन है यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम रहता है, तो यहाँ पर भी डेजर्ट बनता है, और इस जोन को हम कहते हैं कोल्ड। जैसे आपने लद्दाख में देखा होगा हाई लैटिट्यूड की वजह से बनता है, तो इस वाले जोन को हम कहते हैं टुंड्रा क्लाइमेट। टुंड्रा क्लाइमेट जहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन है, ज्यादातर एरिया फ्रीज है, जमा हुआ बर्फ के रूप में, और इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल भी काफी कम होती है, क्योंकि बर्फ में रेनफॉल कहाँ से होगी। कभी कभी थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ धीरे धीरे थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उस वजह से इस क्लाइमेट का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये वर्ल्ड के क्लाइमेट है, और इस क्लाइमेट जोन को आप वर्ल्ड के किसी भी कॉन्टिनेंट में देख सकते हो। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, क्लाइमेट जोन एक ऐसा जोन होता है जो किसी भी पार्ट का लॉन्ग टर्म में वहां का रेनफॉल कैसा है, साथ में ही वहां की टेम्परेचर कैसा है, इन सारी चीजों के बारे में बता। आइडियल क्लाइमेट में हमें कुछ जोन दिखाई देते हैं, जिसमें से 0 से 10 डिग्री जहां पर हर टाइम सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है,
और यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने की वजह से लो प्रेशर होता है, और टेम्परेचर हाई होने से जैसे डेली इवेपोरेशन होता है, और 2 PM के बाद बारिश होती है। इस जोन को हम कहते हैं इक्वेटर के पास होने की वजह से इक्वेटोरियल क्लाइमेट, और यहाँ पर बारिश होने की वजह से एवरग्रीन फॉरेस्ट बनते हैं। इसके एग्जाम्पल हमें क्या देखते हैं, अमेजोन बेसिन, साउथ अमेरिका, ब्राजील, साथ में कॉन्गो बेसिन, अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद 10 से 30 वाले में 3 जोन हमें दिखाई देते हैं। ईस्ट से वेस्ट की तरफ रेनफॉल में कमी आती है, उसका रीजन यहाँ पर जो ट्रेड विंड होती है, और ट्रेड विंड या ईस्टर्ली विंड की जो डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट की तरफ रेनफॉल को कम करती है। और यहाँ पर एक ऐसा क्लाइमेट दिखता है मानसून, जहां पर गर्मियों के टाइम मेडागास्कर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एशिया की तरफ विंड चलती है, और मानसून एक ऐसी विंड है जिनके पास रेनफॉल करने की कैपेसिटी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे मानसून क्लाइमेट, और ये कहाँ दिखता है, इंडिया और ईस्ट एशियन कंट्रियों में। उसके बाद बीच वाला जोन जो सवाना वाला जोन है, जहां पर रेनफॉल एज कंपेयर टू मानसून कम होता है, टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। इस वजह से यहाँ पे कुछ प्लांट और ज्यादातर ग्रास ये सब आपको देखेंगे, और उसके आगे डेजर्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्ली विंड के कारण रेनफॉल होती नहीं, मानसून यहाँ पहुंचता नहीं। इस वजह से पूरे साल 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, और 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होने की वजह से यहाँ पर डेजर्ट बनता है। इसका एग्जांपल थार डेजर्ट इंडिया, मेजो डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अटकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये सारे डेजर्ट का डेवलपमेंट होता है। और 30 से 45 वाला जहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, बीच में जो सबसे पहले पड़ता है जहां पर दोनों क्लाइमेट हैं, एक तरफ मानसून, दूसरी तरफ लॉरेंसियन वाला दोनों जोन मिलता है, उसे हम कहते हैं चाइना क्लाइमेट, क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा मिलता है। और बीच में जो है स्टेपी, जो घास के मैदान होते हैं, पंपास, कंपोज, नॉर्थ अमेरिका में पंपास, यहाँ पर बारिश होती तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती कि प्लांट डेवलप कर पाए, और टेम्परेचर भी थोड़ा कम होता है। और फिर वेस्ट साइड में मेडिटेरियन ओशियन के आसपास मेडिटेरियन क्लाइमेट पड़ता है, जहां पर गर्मियों की कंपैरिजन सर्दियों में बारिश होती है, और इसलिए यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट उगाए जाते हैं, और इन फ्रूटों से वाइन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। 45 से 60 वाली डिग्री में ऊपर की तरफ ईस्ट से जब हम आते हैं तो लॉरेंसियन मिलता है, जो कहाँ पे है, रसिया में भी है, यूरोप में भी है, ग्रेट लेक्स जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे मिलती हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, वहां पर भी दिखता है। ऊपर वाले बीच में साइबेरियन क्लाइमेट, जहाँ पे रेनफॉल और कम होती है, थोड़ा ठंड भी होती है, और यहाँ पर क्रिसमस ट्री आपको दिखाई देंगे। और सबसे लास्ट में ईस्ट साइड ब्रिटिश क्लाइमेट, जहाँ पूरे साल रेनफॉल होती है, उसका कारण पूरे साल वेस्टर्ली विंड का होने की वजह से। और फिर वेस्टर्ली विंड जो कि फ्रंटल रेनफॉल करती है, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से दो ईयर के बीच, और 60 से 90 डिग्री जहां पर बर्फ जमी होती है, वहां पर टुंड्रा क्लाइमेट का डेवलपमेंट होता है, जहां पर ज्यादा रेनफॉल नहीं होती, और रेनफॉल होती भी है तो बर्फ के फॉर्म में होती है। तो ये हमारे वर्ल्ड का पूरा क्लाइमेट था। ये हमने अभी तक क्या देखा, आइडियल क्लाइमेट। कल हम देखेंगे रियल क्लाइमेट, कल नहीं परसों, कल की तो छुट्टी रही, तो उस दिन हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो आपको समझ आया होगा क्लाइमेट। एक बार आप भी ये सारा बॉक्स बना लेना, काफी ज्यादा हेल्प करेगा आगे आपकी। अब हम थोड़ा सा मैप की तरफ चलते हैं। कल हमने मैप में वेस्ट एशिया देखा था, 10-15 मिनट थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। मैप की बुक होगी आपके पास। कल हमने देखा था वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया। आज हम उससे थोड़ा सा आगे कुछ और चीजें वेस्ट एशिया में देखेंगे। आज थोड़े माउंटेन और प्लेटू जो यहाँ पे हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। एशिया में सबसे पहले इंडिया और उसके आसपास के जोन की देखेंगे। तो आप जब देखने जाओगे तो आपको कुछ चीजें दिखेंगे, जैसे प्लेटू ऑफ तिब्बत, जो हमने आज भी देखा कैसे भाई इंडियन मानसून पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तिब्बत के प्लेटू का। और ये कहाँ पे पड़ता है, चाइना वाले जोन में। प्लेटू ऑफ तिब्बत, चाइना।
तो आप लिखते भी जाना थोड़ा थोड़ा। एक मिनट में ये भी मिटा देता हूँ। इम्पोर्टेंट माउंटेन एंड प्लेटू ऑफ एशिया, ये हेडिंग आप डाल दें। इम्पोर्टेंट माउंटेन ऑफ एशिया एंड प्लेटू ऑफ एशिया। सबसे पहले हमने देखा प्लेटू ऑफ तिब्बत, जिसे वर्ल्ड की रूफ भी कहा जाता है। तो याद रखना, वर्ल्ड की रूफ या वर्ल्ड की एक छत की तरह जिसे बोला जाता है वो है तिब्बत को। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटू है, और इस प्लेटू की वजह से ही इंडिया में मानसून आता है, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है उसका डेवलपमेंट होता है। तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा जरूरी है इस चीज को जानना कि इंडिया में कैसे इस तरह का होता है। तो प्लेटू ऑफ तिब्बत, और ये काफी ज्यादा फेमस है, आपने सुना होगा। यहाँ पे तिब्बत जो डायनेस्टी है वो रहती थी, एक साम्राज्य था जो बौद्ध धर्म को मानता था। लेकिन जब चाइना को फ्रीडम मिली 1949 में, तो उसने तिब्बत पर अपना थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद 1959 में यहाँ पर तिब्बत पे कंट्रोल हो गया। और फिर दलाई लामा के साथ उनके जो फॉलोअर थे वो इंडिया आ गए, और अभी तिब्बत के बहुत सारे लोग धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। और वो लोग चीजें तो करते हैं, लेकिन अब चाइना का वहां पर पूरा कंट्रोल है, और चाइना उनको वो सारी फ्रीडम नहीं देता जो वो मांगना चाहते हैं। साथ में ऊपर की तरफ इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, यहाँ पर एक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है पामीर्स, पामीर्स माउंटेन। ये सबके जंक्शन पे एक तरीके से है, और पामीर माउंटेन एक जंक्शन क्रिएट करता है। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन एक साथ आते हैं, ऐसे इधर से इधर से इधर से, ट्रांस हिमालय वाला, चाइना से वाला, हिंदू कुश वाला, सारे जोन इस पामीर्स माउंटेन पे। एक तरीके से ज्वाइंटिंग वाला पॉइंट है पामीर्स माउंटेन, तो ऊपर की तरफ दिखेगा। और उसके जस्ट नीचे आपको इंडिया का दिखेगा काराकोरम, काराकोरम जो ट्रांस हिमालय का एक रेंज है। तो इस काराकोरम में ही हमें इंडिया की सबसे हाईएस्ट जो पीक है माउंट K2, ये भी आपको काराकोरम में दिखेगी। हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ती है। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट K2, जो काराकोरम में पड़ती है। तो काराकोरम में माउंट K2 जो पड़ता है वो इंडिया का हाईएस्ट पीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाओगे तो कुछ सान करके कुछ दिखेंगे, जैसे चाइना में दिखेगा कुनलान सान, कुनलान सान, ये आपको एक तरीके से दिखेंगे। कुनलान सान तिब्बत प्लेटू के थोड़े से ऊपर, वहीं पे आपको दिख जाएगा कुनलान सान। देखिए इधर वाली साइड, और आप मैप में देखोगे तो इधर तिब्बत प्लेटू, ये प्लेटू ऑफ तिब्बत, इधर वाला पामीर, इधर वाला काराकोरम, इसकी हाईएस्ट पीक K2, और ये कुनलान सान। और कुनलान सान के बाद अटलून सान, अटलून सान। आप थोड़ा राइट साइड बढ़ोगे और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो अटलून सान वहां पे दिखाई दे। और इसके पास में ही एक डेजर्ट भी है कुनलून सान और अटलून सान के पास, जिसे हम कहते हैं टकला मकान डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट। ये आपसे मैच करने के लिए पूछा जाता है, टकला मकान डेजर्ट। और आप लोग देखेंगे तो ये चाइना के वेस्ट वाली साइड पड़ रहा है। अभी हमने क्लाइमेट जोन
हम देखा तो वहां पे देखा कि ज्यादातर जो डेजर्ट हैं वो कहीं ना कहीं 10 से 30 डिग्री के बीच वेस्ट साइड में पड़ते हैं कॉन्टिनेंट के। जहां हमने थार डेजर्ट ऑफ इंडिया भी देखा, ऐसे ही टकला मकान डेजर्ट भी वेस्ट साइड ही पड़ता है। और ये भी बताता है कि हाँ भाई वेस्ट साइड में ट्रेड विंड की वजह से रेनफॉल कम होता है, इसलिए वहां पे डेजर्ट बनते हैं। ये भी इसी वजह से यहाँ पे बनता है। और फिर आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको एक बेसिन दिखाई देगा जिसका नाम है तारीम बेसिन। चाइना में तारीम बेसिन। तारीम बेसिन, यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम ही है लूप नूर। एक झील दिखेगी आपको लूप नूर, और यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है तारीम, और इस तारीम रिवर के नाम पर ही तारीम बेसिन पड़ा है। तो ये चाइना और थोड़े से मंगोलिया वाले पार्ट की इम्पोर्टेंट। ऊपर आप जाओगे तो मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे एक डेजर्ट और दिखेगा जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट। तो गोबी डेजर्ट कहाँ मिलता है? मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर। चाइना मंगोलिया के बॉर्डर पर गोबी डेजर्ट आपको मिलेगा। और ऊपर मंगोलियन प्लेटू, जहां पर मंगोलिया की कैपिटल है उलन बटूर। मंगोलिया एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक का मतलब जिसका बॉर्डर सी से ना लगता हो। और उसके ऊपर में रसिया है, नीचे चाइना है, और मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे गोबी डेजर्ट मिलता है। और इंडिया का मंगोलिया से रिलेशन अच्छा है क्योंकि चाइना के साथ उसकी थोड़ी कम बनती है, इसलिए इंडिया के साथ उसकी ज्यादा बनती है। तो मंगोलिया इंडिया का एक अच्छा पार्टनर भी है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो ग्रेट किंगन माउंटेन। ग्रेट किंगन माउंटेन ये आपको दिखेगा थोड़ा सा रसिया और मंगोलिया वाले जो बॉर्डर है उसके आसपास। और इसी के पास आपको दिखेगा मंचूरियन प्लेन। मंचूरियन प्लेन, कभी मंचूरियन सब्जी के बारे में सुना होगा, यहीं से आया है। तो यहीं पे क्या होता है? मंचूरियन प्लेन। और फिर आप ईस्ट सी या जापान वाली सी साइड जाओगे तो वहां सिकोटे अलेंग माउंटेन। सिकोटे अलेंग माउंटेन, यहाँ पर देखो इधर से आप जाओगे ये है मंचूरियन प्लेन, इधर वाली साइड ये ईस्ट सी या जापान सी में सिकोटे एलियन माउंटेन ये आपको मिलेगा। इधर गोबी डेजर्ट, इधर मंगोलियन प्लेटू, और इधर उलन बटूर मंगोलिया की कैपिटल। और इधर मंगोलिया के गोबी डेजर्ट के पास आपको अल्टाई माउंटेन, अल्टाई माउंटेन ये आपको दिखाई देंगे। तो ये सारे माउंटेन एक तरीके से यहाँ पर एक ज्वाइंट पॉइंट बनाते हैं और अलग अलग क्लाइमेट को डिसाइड करने में इम्पोर्टेंट। फिर पाकिस्तान की तरफ आप जाओगे तो वहां पर आपको दिखेगा सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज इंडिया से बिल्कुल बॉर्डर वाली साइड। सुलेमान रेंज राजस्थान और उसकी साइड में इस्लामाबाद के बाद उनकी जो कैपिटल है इधर सुलेमान रेंज। ऊपर काबुल है अफगानिस्तान की कैपिटल, और उसके पास आगे पड़ेगा हिंदू कुश। हिंदू कुश ये रेंज आपको पाकिस्तान में दिखाई देंगे, हिंदू कुश। तो ये हमने इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले जो जोन है वहां पर माउंटेन देखे। कल हम देखेंगे ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया में। कल मतलब मंडे वाली क्लास में ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।